बेटा आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा हमारा लीनियर इनइक्वालिटी जो क्लास 11th में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेट करता है। अगर हमें वो चैप्टर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहले हमें क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, तब हम इस चैप्टर को करेंगे तो आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ एक दो वर्ड नए आएंगे इसके अंदर वर्ड, लेकिन वो वर्ड उसी में से आते हैं। दैट मीन्स जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं, बस उनको किसी अदर वर्ड से हम लोग जानेंगे या पहचानेंगे। इसके अंदर जो है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम लोगों ने कोई एक प्लान सेट बना लिया, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करें। ऑलरेडी ये प्लान हमारा मेंटेन है कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। वैसे इस चैप्टर को हम लोग यदि कहें तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। अब वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके पास वही हो सकता है कि कोई तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इसके अंदर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पर तुम्हारे पास लॉस प्रॉफिट से रिलेटेड कोई आ जाए इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम। मतलब वो किसी भी चीज से रिलेट करती हुई तुम्हारे पास यहाँ वर्ड प्रॉब्लम होगी, उनको हम लोगों को यहाँ पर हो सकता है डाइट से रिलेटेड हो, उनको उसी तरह से जैसे लीनियर इनइक्वालिटी में इक्वेशंस बनाते थे पहले वो इक्वेशन बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर पर रीजन देखेंगे, कौन सा रीजन इसके अंदर लाई कर रहा है, कौन सा रीजन लाई नहीं कर रहा है, कौन सा एरिया बाउंडेड में आएगा या नहीं आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन करते थे 11th में भी तो आप लोग ध्यान रखते होंगे कुछ चीजें ऐसी, कुछ जब हम लोग मोर देन 2 लाइन्स का ग्राफ बनाते थे 2 या 3 का, तो कभी कभी तो वो बाउंडेड रीजन बनता था, कभी कभी वो बाउंडेड नहीं अनबाउंडेड रीजन बनता था। इसी तरह से सेम यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, तो बेटर है कि हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इस चैप्टर को समझें, किसी अदर चीज से ना समझ के। इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ इस तरह के आएंगे जो हमारे पास सिचुएशंस होंगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से, जैसे हमारे पास कोई रिसोर्स है तो हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करें। तो जो हमारा ऑर्डर होगा हो सकता है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, दैट मीन्स लॉस या प्रॉफिट की तरफ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमारे पास होगी। इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 के अंदर सारी की सारी तुम्हारी डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मुलाइजेशन, सारी की सारी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी। सेकेंड वाले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो पहले हम उन्हें मैथमेटिकल फॉर्मुलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसी तरह से करेंगे। फिर वही ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएंगे तो ये तो बाउंडेड आ सकता है या फिर अनबाउंडेड आ सकता है। चलिए तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या वर्ड प्रॉब्लम दी है उसको ध्यान से रीड करते हुए, ऑलरेडी से हमारे पास पूरा सॉल्व करा हुआ है, पूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y और सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन किसने दिया है यहाँ पर x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल। अब आप लोग ये समझिए आपको क्लास 11th का क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको क्वेश्चन को यहाँ पर करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्लास 11th में क्वेश्चन को करते थे उसी तरह से हम लोग यहाँ क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, इन तीनों को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते थे हम लोग, वी टेक x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x और y की वैल्यू लेके 2 वैल्यूज लेते थे और ग्राफ ड्रॉ करते थे। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। नाउ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। the x-axis is the y-axis, x-axis और y-axis हो गए हमारे पास। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 0 पर 4, 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, नेक्स्ट 4 पर 0, नेक्स्ट इसको इस तरह से, ठीक है।
x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू का साइन है इसलिए ये पूरी की पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन में बनी, अदरवाइज ये डॉटेड में बनती थी कि ये इसको इंक्लूड करेगी या ये इसको हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगी। बस अगर इसकी बात करें, अब इस वाले लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कौन सा वाला एरिया हमारे लिए होगा। तो हमें इसमें x और y की जगह पर 0 पुट कर देते थे। जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 क्या रहा है, तो इस ट्रू और फोल्स उसके अकॉर्डिंग हमारा देख लीजिए कि इसमें कौन सा वाला बाउंडेड एरिया होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें ओरिजिन इंक्लूड होगी इस आंसर में या ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगी। तो नाउ इसके लिए मेरे पास ये वाला पार्ट होगा। इस तरह से हम शो कर लेते हैं या पूरा शेडेड करते थे, योर चॉइस जैसे आप चाहें। अगर हम इसको देखें, इसके लिए कौन सा वाला आंसर होगा हमारे पास कि इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा या नहीं आएगा। x इक्वल टू 0 के लिए ये लाइन है, इसके लिए मेरे पास ये वाला सेम। अब y वाले के लिए देखते हैं, तो y वाले के लिए पार्ट आएगा ये वाला। अब इन तीनों का जहां पर भी जो कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन बाउंडेड पार्ट, कॉमन पार्ट हमारे पास है वो ये वाला है। नाउ इसको पूरे को शेड कर देते हैं। अब क्लास 11th में इतना सारा काम हमने किया था तो इसलिए हमें इस वर्क को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नेमिंग कर देते हैं चाहे तो, इट्स ओरिजिन ए, इट्स ए और इट्स बी। ये वाला हमारे पास अब ये बाउंडेड रीजन हो गया क्योंकि ये तीनों वर्टेक्स से क्लोज है। बाउंडेड रीजन हो गया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर फेसिबल रीजन। फेसिबल का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, किस की पॉसिबिलिटीज, इसके अंदर ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जितने भी वर्टेक्स आएंगे वो इन सब का आंसर होंगे। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम फेसिबल, FEASI, इस पार्ट को बोल देते हैं FEASIBLE, फेसिबल रीजन। और ये बाउंडेड भी है, आपको दिख रहा होगा कि तीनों वर्टेक्स से ये क्या हो रहा है, बाउंडेड। नाउ क्वेश्चन में हमारे पास ये मैक्सिमाइज दिया गया है। अब इस पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे, इस पार्ट को करने के लिए हमारे पास तीनों वर्टेक्स हैं, हम इन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। यहाँ मैंने टेबल बना लिए वर्टेक्स, सबसे पहले O, फिर A, वर्टेक्स O, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे। ओरिजिन के 0 0, A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा यहाँ पर 4 0, और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 4 0 4। नाउ अब हम लोग Z जो हमें दिया, मैक्सिमाइज दिया ना, Z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, इनमें इन तीनों वर्टेक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले रखी x0 y0 तो 0 आ गया Z। सेकेंड वाली रखी 4 3 12 प्लस 0 तो 12 आ गया। एंड नेक्स्ट रखी, ये भी कितना आ गया 16। अब यहाँ पर जो ये टेबल बनी है, इस टेबल की हेल्प से दो वर्ड यहाँ का है, जब मैक्सिमाइज का है तो हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को देख लेंगे, अगर मिनिमाइज कहा होता तो हम इसमें से मिनिमाइज वैल्यू को देख लेते। ना इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर आ गया, मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 16 आ गया एट 0 4। मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 16 एट 0 4। देखो ये पूरा पार्ट यहाँ तक आपको एज इट इज करना आता था, केवल ये वाली चीज आपको अलग से करनी पड़ी। और ये भी इतना टिपिकल पार्ट नहीं है क्योंकि आपको पता चल गया कि 3 पॉइंट है, अगर यहाँ 4 होंगे 5 होंगे, जितने भी वर्टेक्स होंगे तो हम सारे वर्टेक्स लिखेंगे, सारे वर्टेक्स लिखने के बाद सबकी वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर यदि मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढेंगे और यदि मिनिमाइज है तो मिनिमाइज वैल्यू को ढूंढेंगे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आपका क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि मैम क्या ये ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यूज पर सेम वैल्यू आ जाए, भाई दो वर्टेक्स हैं, दो वर्टेक्स पे सेम वैल्यूज आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस चीज को भी क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। अगर मेरा सपोजेट में इसी में समझा रही हूँ, सपोजेट मेरी ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, यहाँ पे भी 12 या 12 या 16 या 16 सेम आ जाता, तो डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ए और बी, तो जो ये पॉइंट ए और बी का लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का एवरी पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट ए और बी से मिलकर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस लाइन में सेगमेंट का एवरी पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। ये चीज इसके लिए आ जाएगी। चलो इसके लिए भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज यदि दोनों चीजें हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन के लिए x + 3y = 3। ना x और y के लिए x को 0 दिया तो y की वैल्यू आई 1, y को 0 दी तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो सेकंड के लिए करेंगे। फ्रॉम सेकंड x + y = 2। x = 0, y = 2, y = 0, x = 2। ग्राफ में प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। वन टू थ्री फोर 0 1 0 पर 1 and 3 0 3 0। now this represent equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड 0 2 and 2 0। दोनों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनका एरिया देखते हैं कि इसमें एरिया कौन सा इनके अंदर इंक्लूड हो रहा है, कौन से पार्ट में इसमें आएगा। x + 3y = 3। इस वाले पार्ट में 0 0 0 is greater than equal to 3। इट इज 2 और 4। तो इसमें कौन सा वाला पार्ट हमारे पास आएगा, दिस पार्ट। ऑप्शन इंक्लूड नहीं होगा। यस सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में कौन से वाला एरिया हमारे पास आएगा। सेकेंड मैम अवे फ्रॉम ऑन सेकेंड के लिए भी ये वाला। यस ठीक है। और अब आती है इन दोनों की पार्ट। इसकी बात करते हैं तो दिस पार्ट, और y की बात करते हैं तो दिस। चारों पार्ट इसके अंदर हमारे पास शो हो गए। जब हम चारों पार्ट के लिए इसमें शेड करेंगे तो कौन सा वाला पार्ट आएगा, यही आएगा। ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ नहीं है, बिलो वाला नहीं है, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट है। बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड है मैम बेटा, अनबाउंडेड अनबाउंडेड रीजन है। तो ये इसके लिए वही हो गया, फेसिबल रीजन हो गया इसके लिए, ये फेसिबल रीजन हो गया। अब हम इसके वही वर्टेक्स निकालते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, सपोज इट्स ए, एक कौन सा वाला आ जाएगा, ये इट्स बी एंड इट्स सी। तीन वर्टेक्स आ गए ना हमारे पास यहाँ पर भी। और इन तीनों वर्टेक्स के हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0 पर 2, सी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास 3 0 3 0, सी के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 3 0। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए जब हम लोग ग्राफ पर करेंगे तो एग्जैक्ट तरीके से हमें वहां पर दिख जाएगा, बट मेरे पास यहाँ ग्राफ पर प्लॉटिंग नहीं है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट ए पर। तो ये दोनों को एलिमिनेशन मेथड से यदि सॉल्व करूँ तो x + 3y = 3 एंड x + y = 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। y = तो आया 1/2 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 3/2। 3/2 यस मैम। दैट मीन्स पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2। टेबल बना लेते हैं, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट जो है 3/2 1/2, जी के है 0 2 एंड सी के है बेटा 3 0। चलिए जेड में वैल्यू रखते हैं आप लोग, जेड में वैल्यू रखो, जेड कितना आएगा आंसर,
Z की है 3 into 3/2 प्लस 5/2, 2 LCM आ गया, 9 plus 5 14/2, 7 आया पहले, फर्स्ट आंसर आएगा आपके पास 7। मैम देन 10 और फिर 9। 7, 10 और 9, और 9। तीनों आंसर निकल के आ गए। यहाँ कौन सी वैल्यू निकालनी है? मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू Yes, कौन सी है हमारे पास वहाँ पर? 7। 7। तो हम यहाँ लिखेंगे मिनिमाइज z इज इक्वल टू 7 एट 3/2, 1/2। ठीक है, और ग्राफ पर हम लिखेंगे, ग्राफ के लिए लिखेंगे हैज नो पॉइंट कॉमन विद ट्रेसेबल रीजन। यहाँ पर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड रीजन। क्लियर है? मिनिमाइज z इज इक्वल टू 7 एट 3/2 एंड 1/2। क्लियर? इतनी बात। इसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 7, 3x plus 5y 7 has no common point, with traceable reason. क्लियर? मैम ये समझ में नहीं आया ये कैसे लिखा आपने। बेटा इसके अंदर जो है ये बाउंडेड रीजन नहीं है। अगर बाउंडेड रीजन होता तो उसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे किस चीज को शो करते हैं? मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, जो भी क्वेश्चन की कंडीशन दी है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये बाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड रीजन है। तो इसके अंदर कोई पॉइंट हम ऐसा कॉमन सर्च ही नहीं कर पाएंगे जिसके लिए ये चीज रिप्रेजेंट हो। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट के लिए ग्राफ देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x plus 2y is equal to 120. Now x और y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई 60, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई बेटा 120। सेकेंड के लिए देखते हैं x plus y is equal to 60, x y 0 पर 60 and 0 60 पर 0। थर्ड x minus 2y is equal to 0 के लिए देखते हैं x की 0 तो y भी 0, 0 0। एक अनदर वैल्यू और कोई भी आप चॉइस है आपकी, जो चाहो वो पुट कर लीजिए इसके अंदर। सपोज इट x की वैल्यू मैंने y की वैल्यू मैंने रखी 2, तो ये आ गई x इज इक्वल टू 4। ठीक है, 0 0 2 4 या 1 40 रख लीजिए। योर चॉइस बेटा। 20 40 कर दिया मैंने क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा वो बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रा Yes. करते हैं। पहले वाले ये 60 20 में 20 40 60 80 100 120 एंड 140। सेम यहाँ पर भी 20 40 60 80 100 और 120। फर्स्ट है 0 पर 60 0 पर 60 एंड सेकेंड 120 to 0। ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड 0 60 एंड 60 0। ये सेकेंड आ गई। ये फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट के लिए है ये वाला फर्स्ट एंड ये सेकेंड। एंड थर्ड 0 0 और 20 पर 40। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, ये इस तरह से। अब हम लोग इनके बाउंडेड देखते हैं कि कौन से रीजन में आएंगे। फर्स्ट वाला दिस साइड, सेकेंड वाला भी दिस साइड। बात आती है थर्ड की। थर्ड वाला किस साइड हमारा लिए अप्रोच करेगा? थर्ड वाला करेगा x माइनस 2y, ये करेगा ये वाला पार्ट, और ये यहाँ पर y वाले के लिए ये वाला पार्ट। क्लियर?
अब आप देख लीजिए इसके अंदर आपका कौन सा वाला बाउंडेड पार्ट आ रहा है, कहाँ पर बाउंडेड हो रहा है सारा का सारा पार्ट। दैट मीन्स ये वाला पार्ट। आप लोग ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग कर रहे होंगे तो उसमें एक बार शॉप देख लीजिए कि क्या यही वाला पार्ट आ रहा है। इसमें हमें Yes, चार ma'am, वर्टेक्स yeah. मिल रहे हैं, 4 वर्टेक्स मिल रहे हैं बेटा। इसमें मैंने इसका नेमिंग ए, बी, सी और डी। अब हमारा काम है ABCD के वर्टेक्स फाइंड आउट करने का। ABCD चारों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर। सी के तो आ गए 60, डी के आएंगे हमारे पास डी 120 आ जाएगा, 120 आ गया। ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। आप ए और बी के कोऑर्डिनेट देखिए, आप लोग ग्राफ पेपर पर पता कर सकते हैं तो कितने आ रहे हैं आपके पास ए और बी के कोऑर्डिनेट। शायद ही आ जाएगा ये वाला 40 पे 20 नियर अबाउट आना चाहिए, 40-20 कुछ। ए के Yes, ma'am, कोऑर्डिनेट 2040. ए के कितने आ रहे हैं बेटा? 20-40 आ रहे हैं, 40-20 आ रहे हैं? Ma'am, 2040. 20-40। और बी के बेटा? अगर बी के ना पता चले तो सेकंड वाली या थर्ड वाली को सॉल्व करके देख लो। सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा। 120 आ रहा है, 60 आ रहा है। ये बेटा ये भी 40-20 आना चाहिए। ये वाला जब चेक करोगे तो 40-20 आएगा, इसको चेक करोगे तो 40-20। और ये वाला हम लोग कर लेते हैं। x + y = 60, x - 2y = 0, y 20 आ गया, तो ये आ गया 60। ये वाला आ रहा है मेरे पास 60 और 30, नहीं 20 आ गया। ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है 40-20। इसका 40 और इसका 20, 40-20। एक और हो गया, इस वाले को और फाइंड करते हैं। ए वाले के कितने आ रहे हैं मेरे पास? 30। एक बार चेक कर लीजिए, ए वाले के वर्टेक्स चेक करो बेटा। ए के वर्टेक्स किससे निकालेंगे हम? ये 1 और 2। एक बार उसके वर्टेक्स और लिख लीजिए। वर्टेक्स लिखने के बाद आप लोग इनकी वैल्यूज निकालिए। मे बी इसके जो आंसर आना चाहिए, इसका जो वर्टेक्स आएगा, एक वर्टेक्स तो आ गया 60, दूसरा आ रहा है 120। मैम ए आ रहा है 40-20। ए मैम ए आ 40-20 रहा है 40-20। यस मैम। 40-20 लिख लीजिए ये वाला। और ये बेटा 60 और 30 आना चाहिए ये वाला। एक बार चेक कर लेना बाद में आराम से, ये 60 और 30 आएगा। मैम ये 60 और 30 आ रहा है। अब वैल्यूज यहाँ पर रखो। z = 5x + 10y में। ये आ गई 300, ये आ गई 600, 5 for 20, 200 और 200 ये हो गई 400, और ये वाली हो गई 6 × 5 = 30 एंड 30 600। चेक करेंगे बेटा एक बार। 400, 600, 300, 600। ठीक है, ठीक है। अब z इज मिनिमाइज, ये तो हो गया मिनिमाइज। z इज मिनिमाइज एट c, मतलब 60 और 0 पर। z इज मिनिमाइज हो गया। अब यहाँ पर देखो, मैक्सिमाइज के लिए दो वैल्यू आ रही है ना, 600 600 सेम आ रहा है बेटा आपके पास, आ रहा है Yes, ना? ma'am. मैक्सिमाइज z = 600 आ रहा है। एट b पर भी आ रहा है और d पर भी आ रहा है। b और d दोनों पर आ रहा है। तो देखिए, कहने का मीनिंग ये है कि जब b और d का जो लाइन सेगमेंट है, पॉइंट b और पॉइंट d को जब हमने ज्वाइन करा तो वो लाइन सेगमेंट बना। तो उसके जो एवरी पॉइंट्स है वो हमारे लिए, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हम इसके लिए लाइन ये भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम z विल बी अटेंड एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD, लाइन सेगमेंट BD। इसका एवरी पॉइंट जो है
मैक्सिमम z को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम z की हर वैल्यू के लिए होगा, इसमें जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट मैक्सिमाइज z के लिए होंगे। क्लियर आ गया इसमें समझ में? जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज के लिए मोर देन 1 पॉइंट हो, मोर देन 1 पॉइंट पर सेम वैल्यू आ रही है, तो तब जो उन पॉइंट से मिलकर लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट का एवरी पॉइंट जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर ये वाले हम एक लाइन में लिख देंगे लास्ट में कि मैक्सिमाइज z के लिए जो लाइन सेगमेंट यहाँ पर हमारा बी लाइन सेगमेंट है वो एवरी पॉइंट उसका मैक्सिमाइज वैल्यू को शो कर रहा है।